नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आईटीआई सेकेंड ईयर का सीबीटी एग्ज़ाम अभी सेकंड फेज़ में चल रहे हैं। 4 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक सेकंड फेज़ के एग्ज़ाम होंगे। दोस्तों, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का ये आज का पेपर है और जितने क्वेश्चन उस बच्चे को याद रहे उतने क्वेश्चन उसने हमें सेंड किए हैं। कुछ क्वेश्चन नहीं मिले, लेकिन बताया कि इस तरह का प्रश्न था, संख्याएं अलग दी हुई थी। बात करेंगे कौन कौन से वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे साथ इस वीडियो को आप कंप्लीट लास्ट तक ज़रूर देखना। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। चैनल पर इसी तरह के अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और पेपर में आए भी हैं, लेकिन कुछ के एग्जाम्पल याद रहे हैं कि इस तरह का था और कुछ सेम क्वेश्चन उनको मिले हैं, वो अपने तक पहुंचाइए। दोस्तों, वैसे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के, ट्रेड थ्योरी के, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर कई वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस प्ले लिस्ट का लिंक है, आप उस प्ले लिस्ट में जाकर वो सभी वीडियोज़ को ज़रूर देखें अगर आपका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है तो, क्योंकि अगले 3-4 दिन पेपर अभी और होना है। आइए दोस्तों, हम प्रश्नों से चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से वो प्रश्न थे जो आज के पेपर में आए थे। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड ज़रूर कर देना। लाइक करोगे तो यार हमें मोटिवेशन मिलेगा, पता लगेगा कि हम बच्चों को पसंद आ रही है चीज़ें। हम और प्रयास करेंगे, नए प्रश्न बच्चों से पूछने का ढूंढ कर आप तक लेकर आएंगे, है ना। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। कहते हैं कि एक सवाल पूछा बड़ा सिंपल सा, जिसमें ये दिया हुआ था कि उसका जो विक्रय मूल्य है वो दिया था और लाभ दिया गया था, उसका क्रय मूल्य पूछा था। देखो ये प्रश्न स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये तो लाभ पूछा है उसमें। तो मैं आपको इसमें 3 प्रश्न बनते हैं और तीनों क्वेश्चन बता देता हूँ कि आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। देखो, अगर हम बेनिफिट की बात करें ना, तो बेनिफिट होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का मतलब समझते हो गया। विक्रय मूल्य का मतलब है सेलिंग प्राइस, यानी आपने बेचा कितने में, और क्रय मूल्य का मतलब होता है बाइंग प्राइस, यानी आपने कितने में खरीदा था। अब कहते हैं कि वहाँ पर इसी एग्जाम्पल को तहत पहले अपन सॉल्यूशन कर लेते हैं, फिर मैं दूसरा बता दूंगा। वो ये कह रहे हैं कि आईफोन 50,000 में ख़रीदा, 70,000 में बेच दिया। दोस्तों सीधी सी बात है, 20,000 रुपये का बेनिफिट हुआ कि नहीं। अब वहाँ पर कह रहे हैं कि ये सवाल दिया था, मतलब इसी तरह का था कि 70,000 किसी वस्तु का विक्रय मूल्य है और 20,000 रुपये उस पर बेनिफिट हो जाता है। बताइए उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, मतलब खरीदी कितने में थी। ऐसा कोई प्रश्न था। यानी लाभ, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, इन तीनों पर आधारित एक प्रश्न हो सकता है कि पेपर में हो, इसलिए आप इसको ज़रूर पढ़ करके जाएं। हो सकता है इस तरह का प्रश्न आपको देखने को वहाँ पर भी मिल जाए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक सवाल ये पूछा गया था कि अनुमान के तहत क्या है, मतलब किसी चीज़ को कहते हैं ना अंडर एस्टिमेट होता है। अनुमान के तहत का मतलब होता है उस वस्तु की जो लागत होती है उसका एक अनुमान लगाया जाना। इसका सी उत्तर है कि जब अनुमान वास्तविक अनुमान से कम हो तो वो अनुमान के तहत कहलाता है। इंग्लिश में बोलते हैं अंडर एस्टिमेट, ठीक है। नाम से ही पता लगा। देखो, पेपर को हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ना ताकि आप इसे अच्छे से समझ पाओ। अब देखो, इसकी अगर आप इंग्लिश देख लेते ना, अंडर एस्टिमेट, तो आपको नाम से ही पता लग जाता है ना कि जब वास्तविक अनुमान है। देखो, हालांकि ऊपर प्रश्न ये भी दिया हुआ है अनुमान से अधिक क्या है, तो वास्तविक मूल्य से अधिक अगर आपने अनुमान लगाया है तो वो है। एक दोस्तों बुक के बारे में भी आ रहा है, तो इसको भी आप ध्यान से पढ़ करके जाएं कि हैंडबुक जो होती है वो है क्या वास्तव में। तो हैंडबुक होती है कि उसका काम का रेफरेंस क्या है, उसके बारे में पूरी डिटेल होती है। मतलब इसमें से एक प्रश्न पूछा था ये अंडर एस्टिमेट क्या है, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये दोनों प्रश्नों का भी सुझाव और दे रहा हूँ, हो सकता है इनमें से भी आ जाए। इसको बस आप अच्छे से पढ़ करके ज़रूर जाएं, क्योंकि वो कुछ भी आपसे पूछ सकता है यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद में देखो, ये पूछा था एक क्वेश्चन जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, एसपी का विस्तृत रूप क्या है।
ठीक है। और ये देखिए वो प्रश्न आ भी गया कि लाभ क्या है भाई, लाभ कैसे निकालते हैं अपन, है ना। तो मैंने बता दिया था ना, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। ये प्रश्न पूछा गया था एसपी का विस्तृत रूप क्या है। तो एसपी को इंग्लिश में बोलते हैं सेलिंग प्राइस, हिंदी में बोलेंगे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब आपने उसको कितने रुपए में बेचा, जो बेचने वाली प्राइस है ना उसकी बात कर रहा है वो, ठीक है। और एक ये आई जो है ये किसको करता है, तो आई का मतलब यहाँ पर इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट को हिंदी में ब्याज कहते हैं, ठीक है। कहते हैं कि एक इस तरह का प्रश्न भी था जिसमें ब्याज के बारे में कुछ पूछा गया था। ऐसे पूछा था कि 15,200 रुपये दिए थे और उसको जो मिश्र धन प्राप्त हुआ वो 15,250 रुपये प्राप्त हुआ, तो इसमें लिए गए ब्याज की गणना कीजिए। ऐसा कोई एक प्रश्न भी था, पर वो इजी क्वेश्चन है, मैं समझ सकता हूँ कि आप कर दोगे, आपको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आने वाली है। आगे देखो दोस्तों, कहते हैं कि हीट ट्रीटमेंट वाला जो है ना, इसमें से ये 3 प्रश्न थे। एक तो ये था कि ऊष्मा उपचार की प्रक्रिया है क्या, यानी हम उसमें करते क्या हैं। एक ये था कि उसके विभिन्न स्टेज कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इसमें प्रश्न दोनों ही अच्छे बनते हैं, याद रखना। हीट ट्रीटमेंट होता है धातु की संरचना और गुणों को बदलना, उसके लिए पहले हीट करते हैं और फिर उसे वापस ठंडा कर देते हैं, है ना। जैसे एनिलिंग, टेम्परिंग, ठीक है, हार्डनिंग, नॉर्मलाइजिंग, ये जितनी भी होती है। और एक कह रहे प्रश्न पूछा कि ऊष्मा उपचार के विभिन्न स्टेज क्या क्या है, क्या करते हैं। सबसे पहले हीटिंग होती है, फिर सोकिंग होती है, फिर क्वेंचिंग होता है ना। हीटिंग, सोकिंग और क्वेंचिंग, ये याद रखना। और एक ये भी प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, तो इसको भी पढ़कर जाना। ऊष्मा उपचार की प्रक्रियाएं कौन कौन सी है। ऊष्मा उपचार की 4 विधियां होती है, एनिलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग और टेम्परिंग। यानी अभी आप अपनी स्क्रीन पर 3 क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, तो आप इन तीनों प्रश्नों को ही अच्छे से पढ़ करके जाएं। तीनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन तीनों में से हो सकता है रिपीट हो जाए और आपके पेपर में भी ये प्रश्न आ जाए, ठीक है। और आगे जो दोस्तों क्वेश्चन दिया था वो ये था कि निम्न में से लोचदार सामग्री कौन सी है। ये क्वेश्चन कह रहे हैं पूछा गया था उसमें। तो लोचदार के लिए आपको नायलॉन करना है, ठीक है। याद रख लेना, देखो यहाँ तो ए ऑप्शन में लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ आपके पेपर में हो सकता है ये ऊपर नीचे हो जाए, है ना। मतलब किसी दूसरे ऑप्शन में भी हो सकती है। तो आपको शब्दों का थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये ध्यान रखें कि चीज़ें आगे पीछे नहीं हो जाए, है ना। और उसके बाद में एक ये घातांक वाला आया था, लेकिन किस तरह का था उसे पूरी तरह से याद नहीं था, तो मैं आपको बता दूं, ध्यान रखना। जब घातांक गुणा में होती है ना तो वो जुड़ती है। जैसे ए एम इंटू ए एन है ना, तो इसका होगा ए एम प्लस एन। मैं यहीं इसी में 3-4 एग्जाम्पल आपको दे दूंगा, ए एम प्लस एन हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करें कि घातांक गुणा में कब होती, यानी सी उत्तर कब करते, तो सी उत्तर के लिए ये यूँ होता ए एम और एम की पावर एन, तो फिर अब आपको एम इंटू एन करना होता है, ध्यान रखें, ठीक है। घातांक एक दूसरे में से माइनस कब होंगे, जब ये यूँ होता ए एम बटा ए एन, तो अब घातांक जो है वो माइनस हो जाएंगे। यानी एक इस तरह के घातांक वाले प्रश्न को आप याद करके ज़रूर जाएं। और एक ये हुक का नियम पूछा था, यंग मॉडुलस वाला, कि कौन सा नियम ये बताता है कि प्रत्यास्थता सीमा के अंदर प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है ना। ध्यान रखना, इसको यंग मॉडुलस भी लिख देते हैं कई बार वो, है ना। स्ट्रेस स्ट्रेन, ये चैप्टर काफ़ी अच्छा है, प्रतिबल विकृति वाले में से क्वेश्चन हो सकता है आपको देखने को वहाँ पर मिल जाए। एक ये था कि शंकु वाला था, है ना। और ये इसने तो ये सेंड किया है कि आधार पर जब विश्राम कर रहा हो, शंकु की 3 होती है, ध्यान रखना, है ना। जब शंकु नोक पर हो तो उसे अनस्टेबल बोलते हैं, और आधार पर अगर हो तो वो स्टेबल कहलाता है, और न्यूट्रल कहलाता है अगर वो
सीधे सिस्टम से हो तब। तो काफ़ी अच्छा है, प्रश्न आ सकता है। गुरुत्व केंद्र वाला एक आया था, तो कि वस्तु के गुरुत्व केंद्र को प्रभावित कौन करता है, ये प्रश्न पूछा था। तो द्रव्यमान गुरुत्वाकर्षण केंद्र को प्रभावित करता है। और एक पता नहीं वृत्त का था या खोखले गोले का था कि उसका केंद्र कहाँ होता है। तो वृत्त का गुरुत्वाकर्षण केंद्र तो उसके केंद्र में ही होता है। ठीक है, कुल मिलाकर के इसी तरह के दोस्तों प्रश्न आए थे। ठीक है, तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से डिटेल से पढ़ करके जाएं। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ अभी तक तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।